तो स्टार्ट करें। लास्ट टॉपिक हमने क्या देखा था कि इलेक्ट्रोड्स के पोटेंशियल को कैसे मेजर किया जाता है। अब इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल को हमें क्यों मेजर करना था? ताकि हम ओवरऑल सेल का पोटेंशियल मेजर कर सके। तो ओवरऑल सेल का पोटेंशियल कब मेजर होगा? जब हम दोनों इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल को मेजर करके उनको हम ऐड कर देंगे, यानी कि सेल का पोटेंशियल इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड्स। तो मैंने ये फॉर्मूला लिखवाया था कि ई सेल इज इक्वल्स टू ई ऑक्सीडेशन प्लस ए रिडक्शन। अब मैंने ये कहा था कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो होता है वो दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है, बस उनका साइन अलग होता है। तो जहाँ पर मैं ई ऑक्सीडेशन लिख रही हूँ वहाँ पर मैं क्या लिख दूंगी? माइनस ई रिडक्शन। अब मैंने ई रिडक्शन ही क्यों लिखा? ई रिडक्शन की जगह पे मैं ई ऑक्सीडेशन भी तो कर सकती थी। पर मैंने जैसा कि तुम लोगों को कल बताया था कि जब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ते हैं ना, तो उसमें हमें जितने भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू दे रखी है वो सभी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स रिडक्शन पोटेंशियल है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू नहीं दे रखी, हमें किसकी वैल्यू दे रखी है? रिडक्शन पोटेंशियल की। तो बहुत सारे मेटल्स ले रखे हैं अलग अलग, और उन सभी मेटल्स के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमने फाइंड आउट कर रखे हैं। तो उन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बेसिस पर हम उनको डिसाइड करते हैं कि कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन सा लेस रिएक्टिव है। तो अगर एक इलेक्ट्रोड का मैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकाल दूंगी, किसी दूसरे का रिडक्शन पोटेंशियल निकाल दूंगी, तो मैं डिफरेंस नहीं कर पाऊंगी उन दोनों के बीच में। तो इसलिए मैंने क्या किया, जितने भी मेटल्स मैं ले रही थी उन सभी का मैंने रिडक्शन पोटेंशियल ही कैलकुलेट किया है। तो इसलिए हम ई सेल निकालने के लिए भी क्या लेते हैं? रिडक्शन पोटेंशियल ही लेते हैं। तो मुझे पता है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को हम क्या लिख सकते हैं? माइनस ई रिडक्शन लिख सकते हैं प्लस ई रिडक्शन। अभी दोनों कैंसिल नहीं हो सकते, कल भी बताया था मैंने, क्योंकि ये किसी और इलेक्ट्रोड का है, वो किसी और इलेक्ट्रोड का है। ठीक है, तो अब ये ओवरऑल बेसिकली ये किसका था? ये एनोड के लिए था ना, और ये किसके लिए था? ये कैथोड के लिए था। तो इसे मैं ऐसे लिख सकती हूँ, ई सेल इज इक्वल टू ई रिडक्शन। ये वाला ई रिडक्शन मैंने पहले लिखा है, इसको मैं इधर ले जाऊं तो माइनस ई रिडक्शन, यही होगा। तो मतलब ये वाला जो था ये मेरा एनोड के लिए था, और ये मैंने कैथोड के लिए लिखा था। ये एनोड के लिए लिखा था और ये कैथोड के लिए लिखा था। तो अगर ये कैथोड वाला मैंने आगे लिख दिया और एनोड वाला मैं इधर माइनस में ले गई, तो मैं इसका एक और फॉर्मूला डिराइव कर सकती हूँ, क्या? कि ई सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। लिख सकती हूँ ना? अब देखो, एक और फॉर्मूला लिख सकते हैं इसके लिए, क्या? ई सेल इज इक्वल टू ई राइट माइनस ई लेफ्ट। ई राइट माइनस ई लेफ्ट। अब मैंने ई राइट माइनस ई लेफ्ट क्यों लिखा? आईयूपीएसी का एक रूल है बच्चों। आईयूपीएसी का रूल ये है कि जो हमारी कैथोड है वो हमेशा राइट हैंड साइड में लिखी जाएगी, और जो हमारा एनोड है वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाएगा। हमने डैनियल सेल देखा था। डैनियल सेल जब हमने देखा था तो एनोड वाली हाफ सेल को हम इस साइड बना रहे थे और कैथोड वाली हाफ सेल को हम इस तरफ बना रहे थे, यानी कि एनोड वाली लेफ्ट हैंड साइड में लिखी जा रही थी और कैथोड वाली राइट हैंड साइड में लिखी जा रही थी। दैट्स वाई हमने कैथोड की जगह पे क्या लिख दिया कि कैथोड हमेशा राइट में होती है, इसलिए मैंने यहाँ पर ई राइट लिख दिया, और एनोड की जगह मैंने क्या लिख दिया? लेफ्ट लिख दिया, क्योंकि एनोड मेरा हमेशा किस तरफ होगा? लेफ्ट हैंड साइड होगा। हम कभी भी ऐसा नहीं करेंगे कि हमने कैथोड वाली हाफ सेल को लेफ्ट साइड में बना दिया, एनोड वाली को हमने राइट साइड में बना दिया, ऐसा हम कभी नहीं करेंगे। आईयूपीएसी का रूल है। तो ये फॉर्मूला हमारा डराइव हो चुका है। तो अब अगर मेरे पास में दोनों इलेक्ट्रोड्स का, जो भी मेरे पास पूरा कंप्लीट सेल है, उन सेल में दोनों इलेक्ट्रोड्स का अगर मुझे पोटेंशियल पता चल जाए, तो मैं कंप्लीट ई सेल का पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकती हूँ। इस फॉर्मूले से हो जाएगा ना? अगर मुझे कैथोड का पोटेंशियल पता चल जाए और एनोड का पोटेंशियल पता चल जाए तो ई सेल डराइव कर लेंगे हम। तो अब मैंने लास्ट क्लास में तुम लोगों को ये बोला था, जब हम डैनियल सेल पढ़ रहे थे तो मैंने ये बोला था कि जो डैनियल सेल होता है उसका सेल पोटेंशियल 1.1 वोल्ट होता है, बोला था। और मैंने ये भी बोला था कि हम उसका 1.1 वोल्ट कैलकुलेट भी करेंगे। मैं कैलकुलेट भी करके बताऊंगी तुम लोगों को कि कैसे होता है 1.1 वोल्ट। तो स्टार्ट करें। देखो,
सबसे पहले हम देखेंगे डेनियल सेल में कौन कौन सी दो हाफ सेल होते हैं। एक जिंक का हाफ सेल होता है, दूसरा कॉपर का हाफ सेल होता है। तो जिंक के हाफ सेल की मुझे क्या निकालना पड़ेगा, जिंक इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना पड़ेगा। और कॉपर के हाफ सेल के लिए मुझे कॉपर इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना पड़ेगा। तो जिंक वाला जो जिंक वाला इलेक्ट्रोड था मेरा, वो कैसा था, उसमें क्या हो रहा था, उसमें ऑक्सीडेशन हो रहा था, मतलब उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकलेगा। और कॉपर वाले का रिडक्शन पोटेंशियल निकलेगा। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकलेगा या रिडक्शन पोटेंशियल निकलेगा, ये हमें कैसे पता चला, वोल्ट मीटर से, गैल्वेनोमीटर से। गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन जिस तरफ आया उससे हमें पता चला। बेसिकली मैंने कल तुम लोगों को ये कहा था कि किसी भी हाफ सेल का अगर हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करना हो तो वो अकेले नहीं हो सकता, उसे हमें किसी अनदर सेल के साथ में, अनदर हाफ सेल के साथ में कनेक्ट करना पड़ेगा। तो वो अनदर हाफ सेल कौन सा होगा, जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें पता था, SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना था, 0.00 वोल्ट। तो उसका हमें पता। तो अगर मुझे Zn इलेक्ट्रोड का मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या फिर मुझे Zn इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, तो मुझे Zn वाला हाफ सेल मैं लूंगी, उसको मुझे कनेक्ट करना होगा किससे, SHE से। तो चलो सेटअप रेडी करते हैं अपन, है ना। ये मैंने एक कंटेनर लिया, उसमें मैंने किसका सोल्यूशन ले लिया, ZnSO4 का। और उसमें मैंने इलेक्ट्रोड डिप कर दी किसकी, ऑब्वियसली जिंक की करूंगी। ठीक है, ये ZnSO4 का सोल्यूशन था, इसमें मैंने Zn के इलेक्ट्रोड को डिप कर दिया। दूसरी तरफ मैंने क्या लिया, CuSO4 क्यों लेंगे, हमें Zn का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, तो हम इसको किसके साथ कनेक्ट कर देंगे, SHE के साथ में, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ में। तो उसका डायग्राम कैसा बनाया था मैंने, ये मैंने HCl का सॉल्यूशन ले लिया था, HCl का एक्वस सॉल्यूशन ले लिया था। इसकी कंसंट्रेशन कितनी होगी, अच्छा एक सेकेंड, ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल रहे हैं, ये हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कौन सा वाला निकाल रहे हैं, स्टैंडर्ड वाला निकाल रहे हैं, यानी कि हम E0 निकाल रहे हैं। यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, E0। तो E0 निकालने का मतलब ये है कि जो ZnSO4 है उसकी कंसंट्रेशन भी कितनी होगी, 1 मोलर होगी, 1 मोलार होगी। और इसकी भी कितनी होगी, 1 मोलार होगी। और जो टेम्परेचर होगा वो कितना होगा, एक सेकंड, तो क्या कहा मैंने कि हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पर, E0 यानी कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इसका मतलब हमारी जो कंसंट्रेशन हमने ले रखी होगी वो क्या होगी, 1 मोलर होगी। जो टेम्परेचर होगा वो 273 केल्विन होगा, प्रेशर जो होगा वो 1 बार होगा। ये हमारी स्टैंडर्ड कंडीशंस पर हम कैलकुलेट कर रहे हैं जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम कैलकुलेट करेंगे वो यही स्टैंडर्ड वाले ही कैलकुलेट करेंगे, हम अलग अलग कंसंट्रेशन पे नहीं करेंगे। 298 के वो गैस, जितने भी गैसेस सब्सटेंस थे ना उनके लिए लिया था। जैसे कि अगर मैं इसके टेम्परेचर की बात करूँ तो इसमें मैं टेम्परेचर 298 केल्विन रखूँगी, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन गैस इन्वॉल्व हो गई ना। इस वाले का 273 रख लूँगी ऐसे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इलेक्ट्रोड रखी किसकी, प्लैटिनम की, उसको मैंने कवर कर दिया। और यहाँ से मैं क्या प्रोवाइड करवाऊंगी, H2 गैस, कितने प्रेशर पे, 1 ATM पे, 1 ATM या 1 बार। हाँ, इसमें कैसे रख सकते हैं, ये सेटअप है इसका SHE का, इसमें हम प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड रखते हैं, इसको हम कवर करते हैं, इसमें हम हाइड्रोजन गैस को फ्लो करवाते हैं। ये सेटअप है, तभी ये सेटअप कंप्लीट करते हैं ना हम, तभी इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 आता है। अगर इसमें थोड़ा भी चेंज कर देंगे तो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 नहीं आएगा, और हमको जो कैलकुलेट करना है वो हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। अब बोलो, वो अलग करेंगे, पहले जिंक का निकालेंगे, जैसे हम अभी जिंक का कैलकुलेट कर रहे हैं ना,
तो जिंक का आ जाएगा हमारे पास में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। फिर हम इसको हटा देंगे, इसकी जगह पे हम क्या लगा देंगे, कॉपर लगा देंगे। फिर कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आएगा, फिर उन दोनों को ऐड करेंगे तो कंप्लीट डैनियल सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आएगा। अभी करेंगे, सेटअप को रेडी तो करने दो। नहीं, दोनों को नहीं रख सकते, क्योंकि यहाँ पर रेडॉक्स रिएक्शन हो रही है, एक में ऑक्सीडेशन हो रही है, दूसरे में रिडक्शन हो रही है। अगर मैं कॉपर का लगा दूंगी तो कौन से में ऑक्सीडेशन होगी, कौन से में रिडक्शन होगी? 3 सेल थोड़ी लेकर के चलेंगे हम। रेडॉक्स रिएक्शन में 2 हाफ सेल होते हैं, दोनों हाफ सेल में दोनों रिडक्शन के 2 पार्ट हो रहे होते हैं, एक में ऑक्सीडेशन एक में रिडक्शन। अगर मैं 3 लगा दूंगी तो कौन से में रिडक्शन होगी, कौन से में ऑक्सीडेशन होगी? सेल वर्क ही नहीं करेगा। तो इसलिए हमको अलग अलग रखना पड़ेगा उसको। तो एक बार के लिए मैं इस एस के साथ में जिंक को कनेक्ट करूंगी तो जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आएगा। एक बार मैं इस एस के साथ में कॉपर को कनेक्ट करूंगी तो कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आएगा। फिर इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ई सेल के लिए हमने ई राइट माइनस ई लेफ्ट लिखा था, तो जो ई राइट आएगा उसमें से ई राइट को माइनस कर देंगे। ऐड करना, अगर मैं ऐसे बोल रही हूँ ना कि ऐड करना, तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि ऐड करने का फॉर्मूले, ऐड करने का जो मैंने फॉर्मूला लिखा था, ई सेल इज इक्वल्स टू ई ऑक्सीडेशन प्लस ई रिडक्शन, उसको डराइव करके हम कहाँ लेकर के आए थे, माइनस में ले आए थे हम उसको, कि ई राइट माइनस ई लेफ्ट। ठीक है, तो मैंने क्या किया, ये मैंने एस बना दिया इधर, और इधर मैंने जिंक की इलेक्ट्रोड ले ली, और इन दोनों को मैं कनेक्ट कर दूंगी किससे, प्लेटिनम के एक वायर से। अब मैं क्या लगा दूंगी यहाँ पर, मैं लगा दूंगी एक गैल्वेनोमीटर और एक लगा दूंगी मैं वोल्ट मीटर। एक गैल्वेनोमीटर और एक वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर इसलिए ताकि मुझे रीडिंग पता चल जाए, मुझे ये पता चल जाए कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना आ रहा है, और गैल्वेनोमीटर इसलिए ताकि मुझे ये पता चल जाए कि करंट का डायरेक्शन किधर है। करंट के डायरेक्शन से मुझे क्या पता चलेगा, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन पता चलेगा। करंट के डायरेक्शन से इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन पता चलेगा, और इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन से मुझे ये पता चलेगा कि इन दोनों में से कौन एनोड है और कौन कैथोड है। तो जो हाइड्रोजन है, जो हमारा एस है, वो ज़्यादा रिएक्टिव है या जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इसी प्रोसेस से बनी है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ में जितने भी मेटल्स थे ना, उन सबकी इलेक्ट्रोड्स का हाफ सेल कनेक्ट किया गया और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर किया गया। जिसका कम आया उसको अलग रखा, जिसका ज़्यादा आया उसको अलग रखा, फिर उसको एक सीरीज में कनेक्ट कर दिया कि कम वाला नीचे, उससे ज़्यादा वाला ऊपर, उससे ज़्यादा वाला ऊपर, उससे ज़्यादा वाला ऊपर, ऐसे फिर एक सीरीज बनी है। ठीक है, तो मैंने क्या कनेक्ट किया इसमें, गैल्वेनोमीटर और वोल्ट मीटर। अब मैंने ये देखा कि गैल्वेनोमीटर का जो डिफ्लेक्शन आया ना, वो कुछ इस तरीके से आया कि जिससे मुझे ये पता चल गया कि करंट की जो डायरेक्शन थी वो ऐसे चीज से किस तरफ थी, ऐसे चीज से जिंक वाले इलेक्ट्रोड की तरफ थी। तो इसका मतलब जो मेरे इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन होगी वो किस तरफ होगी, वो इसके ऑपोजिट होगी। यानी कि इलेक्ट्रॉन्स मेरे इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे, इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में तो इलेक्ट्रिसिटी मूव कर रही है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स अगर इधर से निकल करके इधर जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये जो मेरी Zn की जो इलेक्ट्रोड है, ये कौन सी है, ये एनोड है। और इधर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, इसका मतलब ये जो मेरी SHE की इलेक्ट्रोड है, ये कौन सी है, कैथोड है। और हमें पता है कि जो एनोड होती है, एनोड है इसका मतलब वो ज़्यादा रिएक्टिव है, कैथोड है मतलब वो लेस रिएक्टिव है। अगर ये लेस रिएक्टिव होती तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करती, ना कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करती। यहाँ पर ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा होता, यहाँ पर रिडक्शन होता अगर ये लेस रिएक्टिव होती तो। डैनियल सेल में पढ़ा है ना हमने। तो क्या पता चला मुझे इससे, तो देखो हमने सेटअप देख लिया, इससे हमें क्या पता चल गया कि हमारा जो करंट का डायरेक्शन था वो किस तरफ से किस तरफ था, कैथोड से एनोड की तरफ था। तो करंट इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन इससे जस्ट अपोजिट, यानी कि एनोड टू कैथोड होगा। इससे हमें ये पता चल गया कि जो जिंक मेटल है वो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से ज़्यादा रिएक्टिव है। और इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकल करके आया वो हमें कहाँ से मिला, वोल्ट मीटर से। तो मुझे एक बात बताओ, जो मेरी जिंक की इलेक्ट्रोड थी उस पर क्या हो रहा था, इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है ना। तो जो मेरा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकल करके आएगा वो कौन सा होगा, ई कैथोड। हाँ बताओ, ये जो मेरा हाफ सेल है ना, इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है,
और इसकी जो मुझे रीडिंग आई है ना इस ओवरऑल सेल की, वो मुझे इस वोल्ट मीटर में दिखाई दे रही है। तो मुझे ये पता है कि SHG की तो 0 होती है, तो ये वोल्ट मीटर जो भी मुझे रीडिंग दिखा रहा होगा वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसका होगा, मतलब मेरे जिंक वाली इलेक्ट्रोड का होगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कौन सा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है या फिर रिडक्शन पोटेंशियल है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, क्योंकि जो जिंक है वो क्या कर रही है, ऑक्सीडेशन कर रही है। तो इसका जो पोटेंशियल निकल करके आया वो आया ई ऑक्सीडेशन। कितना था, वो आया प्लस का 0.76। कितना आया, प्लस का 0.76। अब सुनना, मैंने क्या कहा था, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के लिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को रिडक्शन पोटेंशियल में लिखते हैं हमेशा। तो इसलिए बिल्कुल, तो हमको क्या करना है, अब जो वोल्ट मीटर में रेटिंग आएगी वो तो प्लस में ही आएगी। अब ये तो हमको हमारी सोचने वाली बात है कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो हमारी पॉजिटिव में आ रही है, तो रिडक्शन अगर हो रहा है तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, वो माइनस में आ जाएगी। अगर हमें रिडक्शन वाली इलेक्ट्रो पोटेंशियल की वैल्यू लिखनी है तो हम इसको चेंज कर देंगे। तो ई रिडक्शन हम क्या लिख देंगे, -0.76। और जो हम फॉर्मूला हमने लिखा था, ई सेल इज इक्वल टू ई ई ई रिडक्शन और प्लस ई ऑक्सीडेशन, दूसरा वाला फॉर्मूला ई राइट माइनस ई लेफ्ट। तो उसमें जब हम ई राइट और ई लेफ्ट दोनों लिखते हैं ना, तो उसमें से एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है। तो एक में ऑक्सीडेशन हो रहा होता है, एक में रिडक्शन हो रहा होता है। पर हम फिर भी जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू लिखते हैं ना, तो हम कौन सी वाली लिखते हैं, वो रिडक्शन वाली लिखते हैं दोनों के लिए। दोनों के लिए कौन सी वैल्यू लिखते हैं, रिडक्शन वाली ही लिखते हैं। तो मेरा जो ई रिडक्शन आया, या फिर मैं ये लिखूँ कि ई ऑक्सीडेशन के लिए मैं ये लिख सकती हूँ कि ई जो था उसमें Zn जो था, अगर मैं जिंक की बात करूँ तो जिंक जो था वो किस स्टेट में जा रहा था, Zn2+ स्टेट में जा रहा था। तो ई Zn से Zn2+ का मतलब हो गया ऑक्सीडेशन। इसकी वैल्यू कितनी थी, इसकी वैल्यू थी प्लस का 0.76। पर अगर मैं इसको रिडक्शन वाले मेथड में लिख रही हूँ तो मैं क्या लिख दूंगी, ई Zn2+ से Zn, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -0.76। क्लियर। अब देखो, अब एक और चीज़ हम देखते हैं, ये Zn था, तो मैं ये कह सकती हूँ कि जो Zn था वो किस में कन्वर्ट हो रहा था, Zn2+ में कन्वर्ट हो रहा था। अगर मैं SHG की बात करूँ तो इसमें कौन था, इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा था, तो इसमें जो Zn था वो Zn2+ में कन्वर्ट हो रहा था। अगर मैं SHG की बात करूँ तो इसमें क्या हो रहा था, रिडक्शन। तो रिडक्शन कैसे होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यानी कि यहाँ पर जो मेरा 2H+ था वो किस में कन्वर्ट हो रहा था, वो H2 में कन्वर्ट हो रहा था। अब देखो, इन दोनों को हमने किससे कनेक्ट कर दिया था, प्लेटिनम की एक वायर से कनेक्ट कर दिया था। ये जो वायर मैंने ले रखी है ना, ये प्लेटिनम की ले रखी है। किसकी ले रखी है, प्लेटिनम, पीटी से डिनोट करते, सिंबल है इसका पीटी। तो मैंने किससे कनेक्ट कर रखा है इसको, प्लेटिनम की वायर से। और ये जो H2 है और ये जो Zn2+ है, ये किससे कनेक्टेड है, मैंने इसमें सॉल्ट ब्रिज ही लगाया बच्चों। हमारा करंट फ्लो कैसे हो गया बिना सॉल्ट ब्रिज के, सॉल्ट ब्रिज तो मैंने लगाया ही क्योंकि सेल था, तो सॉल्ट ब्रिज तो लगाना पड़ेगा, तो ये मैंने यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज ऐड कर दिया। ठीक है, तो मेरा जो H2 है और जो Zn2+ है वो दोनों एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड होंगे, सॉल्ट ब्रिज से। तो ये मेरा सेल का जो डायग्राम है उसको हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं कि ऑक्सीडेशन वाले में क्या हो रहा था, जो Zn था वो Zn2+ में कन्वर्ट हो रहा था। रिडक्शन वाले में क्या हो रहा था, 2H+ जो था वो H2 में कन्वर्ट हो रहा था। इन दोनों को सेल्स को हमने कनेक्ट कर रखा था प्लेटिनम के वायर से, और जो दोनों के सॉल्यूशंस थे वो दोनों सॉल्यूशंस किससे कनेक्टेड थे, सॉल्ट ब्रिज से। तो ये मेरा सर्किट कंप्लीट हो गया, तो करंट फ्लो हो जाएगा। ठीक है, अब एक और चीज़, हमने हाफ रिएक्शंस देखी थी, हाफ सेल्स जो देखी थी हमने ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन देखी थी, रिडक्शन हाफ रिएक्शन देखी थी। जब मैंने डैनियल सेल का एग्जांपल लिया था तो मैंने ये कहा था कि डैनियल सेल में ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को मैंने अलग लिखा था, रिडक्शन हाफ रिएक्शन को मैंने अलग लिखा था। उन दोनों को ऐड करके मैंने कंप्लीट सेल रिएक्शन लिख दी थी एक। तो इसके लिए बताओ मुझे, हाफ रिएक्शन ऑक्सीडेशन वाले की क्या होगी, ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल हो गया, ये रिडक्शन हाफ सेल हो गया। Zn ये कौन सी रिएक्शन हो गई, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। रिडक्शन हाफ रिएक्शन को कैसे लिख देंगे हम,
इसका उल्टा कैसे कर सकते हैं? इसका उल्टा कैसे करेंगे? इसका बताना है। इस सेल के लिए कंप्लीट सेल को रिप्रेजेंट करना है हमें, रिएक्शन रिप्रेजेंट करनी है मतलब। यही होगा। अब मुझे ओवरऑल अगर रिएक्शन लिखनी हो तो मैं क्या कर दूंगी, इन दोनों को ऐड, यानी कि Zn प्लस 2H प्लस गिव्स Zn2 प्लस प्लस H2। स्टेट भी मेंशन कर देना इनके आगे कि ये सॉलिड था, ये एक्वस में था, ये एक्वस में था और ये सॉलिड था, तो इनके आगे भी सेम लिखते हैं। तो हाफ रिएक्शंस को हम अलग अलग लिखेंगे, उनको ऐड करके हम एक कंप्लीट रिएक्शन लिख देंगे सेल के लिए। दो इलेक्ट्रॉन कहाँ पर गए, कौन से वाले? इसमें से इसने अपने दो इलेक्ट्रॉन को मूव छोड़ दिया था, वो इलेक्ट्रॉन मूव करके इधर आ जाते हैं। इस सॉल्यूशन के, ये जो सॉल्यूशन है उसमें H प्लस प्रेजेंट है हमारे और Cl माइनस प्रेजेंट है, और ये जो गैस जा रही है वो H2 गैस है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको ये वाला H प्लस ले लेगा। तो ये जो 2H प्लस मैंने लिखा है ना, वो ये वाला H प्लस है जो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है। डैनियल सेल में भी यही हो रहा था। ठीक है, आगे बढ़े। अच्छा, तो इसका ये याद रखना, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, क्योंकि हमने जिंक का निकाल लिया है और हम किसका सेल पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे हैं, हम डैनियल सेल का सेल पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे हैं। तो उसके लिए मुझे क्या करना था, मुझे जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना था और मुझे कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना था। तो मैंने जिंक का तो निकाल लिया, अब मैं किसका निकालूंगी, कॉपर का। जिंक का कितना आया, -0.76, याद रखना। ठीक है, अभी याद रखना सेल, हाँ ये तो याद ही रखेंगे ना, ये तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, ये हमने एक्सपेरिमेंट करके देखा था, तो वोल्ट मीटर में रीडिंग आई थी तो वो हमने लिख दिया था कि -0.76। ये कहीं से कैलकुलेटेड वैल्यू नहीं है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, सेल पोटें एक सेकेंड, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ Cu इलेक्ट्रोड। हमने किसका निकाला था, जिंक का निकाल लिया। अब हमें किसका निकालना है, कॉपर का निकालना है। तो वही सेम सेटअप होगा, इसमें भी सेम सेटअप होगा ना। पर इधर देखना, एक मिनट, मैंने क्या लिया, अब मैं क्या ले लूंगी, CuSO4, और इसमें किसकी इलेक्ट्रोड, Cu की। दूसरी तरफ मैं क्या ले लूंगी, इस बार इसको कंसंट्रेशन 1 मोलार, इलेक्ट्रोड जो रखी वो कॉपर की रखी, सेम सेटअप। क्या है ये, यही था सेटअप। क्या कर दो, सॉल्ट ब्रिज अटैच करना पिछले वाले सेल में भूल गए थे, इस बार नहीं भूलेंगे। सॉल्ट ब्रिज अटैच कर दिया और दोनों को कनेक्ट कर दिया, और क्या लगा दिया, गैल्वेनोमीटर और वोल्टमीटर। तो ये हमने सेल का सेटअप तैयार कर लिया, जैसे कि हमने जिंक के लिए किया था। क्यों कर लिया, क्योंकि जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर हो गया। अब किसका करना है, कॉपर का करना है, क्योंकि हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें डैनियल सेल का सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो जिंक का हो गया, अब हम किसका करेंगे, कॉपर का। तो जब मैंने ये सेटअप रेडी किया तो गैल्वेनोमीटर का जो डिफ्लेक्शन आया उससे मुझे ये पता चला कि जो इलेक्ट्रिसिटी की जो इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो था, जो डायरेक्शन था, वो किस तरफ था, वो इस बार ये था डायरेक्शन, यानी कि कॉपर से SHE की तरफ था। तो उसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन किस तरफ से किस तरफ होगा, SHE से कॉपर की तरफ। तो यानी कि इस केस में जो कॉपर है उसमें क्या हो रहा है,
अगर इलेक्ट्रॉन्स मेरे ऐसे चीज से कॉपर के इलेक्ट्रोड की तरफ आ रहे हैं तो इसका मतलब जो कॉपर है वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, यानी कि इस वाले कंटेनर में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। और इस वाले सेल में यानी कि जो मेरा SHE है वो ज्यादा रिएक्टिव है इस बार कॉपर के कंपैरिजन में, तो ये क्या कर रहा है, ये ऑक्सीडेशन कर रहा है। तो SHE मेरा क्या हो गया, एनोड हो गया, और ये कॉपर वाली इलेक्ट्रॉन मेरी क्या हो गई, कैथोड हो गई। समझ में आ गया। तो इस बार जो वोल्टमीटर में रीडिंग आई, इस बार जो वोल्टमीटर में रीडिंग आई वो कौन सी वाली आएगी, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की आएगी या रिडक्शन पोटेंशियल की आएगी। ऑक्सीडेशन थोड़ी हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, इसका तो जीरो है। ये ऑक्सीडेशन करे चाहे रिडक्शन करे, इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो जीरो है। तो सेल पोटेंशियल की जो वैल्यू आ रही है वो इसके बेसिस पे आ रही है, कॉपर वाले के बेसिस पे आ रही है। तो इसमें ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्यों निकल करके आएगा, इसमें तो खुद में रिडक्शन हो रहा है, तो जो पोटेंशियल आएगा वो रिडक्शन पोटेंशियल ही आएगा। तो इसकी जो वैल्यू आई रिडक्शन पोटेंशियल की, यानी कि ई रिडक्शन, या फिर मैं लिखूँ ई नॉट रिडक्शन, क्योंकि हम ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे कैलकुलेट कर रहे हैं ये सब हम। तो इसकी जो वैल्यू आई वो आई 0.34 और प्लस का 0.34, जो वैल्यू आई वो क्या आई 0.34। समझ में आ गई बात। तो इधर देखो, अब इसके लिए अगर हम हाफ रिएक्शन लिखना चाहें, अगर इसके लिए हम हाफ रिएक्शन लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे जानवी, इसके लिए हाफ रिएक्शन लिखना चाहें हम दोनों के लिए तो कैसे लिखेंगे। इस बार रिडक्शन कॉपर में हो रहा है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या जब मैंने ये कहा कि जो कैथोड है वो हमारा कॉपर है और जो एनोड है वो हमारा SHE है, तो ये जो सेटअप मैंने बनाया है क्या ये सही बनाया है क्या। हाँ हाँ बोलो। ये जो है ये कैथोड है, तो कैथोड हमेशा किस तरफ होता है, राइट साइड होता है, और एनोड हमेशा लेफ्ट साइड होता है। बट हमें तो पता ही नहीं था, पहले सेटअप बनाने से पहले हमें नहीं पता था कि कौन सा एनोड है और कौन सा कैथोड है। तो एक बार के लिए मैंने सेटअप बना दिया था, सेटअप बनाने के बाद मुझे पता चला कि जो एनोड है वो SHE है और जो कैथोड है वो मेरा कॉपर वाला इलेक्ट्रोड है। तो अब जब भी मैं सेटअप बनाऊंगी ना इस तरीके का, तो हमेशा मैं कॉपर को राइट साइड रखूंगी, क्योंकि अब मुझे पता चल गया कि इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है, मतलब इस ये जो कॉपर है वो हाइड्रोजन के कंपैरिजन में लेस रिएक्टिव है, तो ये क्या करता है, रिडक्शन करता है। ठीक है, तो हाफ रिएक्शन बताओ मुझे, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन कौन सी होगी इस बार, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ऑक्सीडेशन का मतलब इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो हाइड्रोजन इस बार इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, तो इसका मतलब H+ तो कर नहीं सकता, क्योंकि H+ के पास तो खुद के पास ही इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो कौन करेगा, H2, जो कि गैशियस फॉर्म में था, वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और 2H+ बना देगा एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये हमारी कौन सी रिएक्शन हो गई, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। वहीं अगर मैं रिडक्शन हाफ रिएक्शन की बात करूँ तो इस बार कॉपर क्या कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होगा, तो जो Cu2+ है वो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और क्या बना लेगा, जो Cu2+ था वो एक्वस फॉर्म में था, वो बना लेगा Cu सॉलिड फॉर्म में। तो ओवरऑल रिएक्शन अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिखूंगी, Cu2+ प्लस H2 गिव्स Cu प्लस 2H+, यही लिखूंगी। और इनकी स्टेट भी मेंशन कर देना कि ये एक्वस में था, ये गैस में था, ये सॉलिड में हो गया, ये एक्वस में हो गया, ऐसे। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल कितना निकल करके आ गया, 0.34। जिंक वाले का कितना आया था, -0.76। ये तो रिडक्शन पोटेंशियल ही आया है, तो हमको इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आता है उसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। तो जिंक का आया था तो उसको कन्वर्ट करके हमने -0.76 लिख दिया था। ठीक है, तो याद रखना दोनों की वैल्यूज। अब हम कैलकुलेट करेंगे किसकी वैल्यू, ओवरऑल सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे, यानी कि ई सेल कैलकुलेट करेंगे। दोनों से मिलकर के ही तो निकलेगा ई सेल। अब देखो सेल पोटेंशियल क्या होता है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल ऑफ 2 हाफ सेल्स। जो 2 हाफ सेल है उन दोनों हाफ सेल के बीच का डिफरेंस। अभी हमने लिखा ई राइट माइनस ई लेफ्ट,
या फिर ई कैथोड माइनस ई एनोड, यही लिखा था। The cell potential is called EMF of the cell if no current is drawn through it। कल मैंने तुम लोगों को ये बोला था कि या तो सेल पोटेंशियल आ जाए या EMF आ जाए, दोनों एक ही है तो दोनों एक ही, दोनों सेल का पोटेंशियल ही है। पर EMF को हम स्पेसिफिकली तब बोलते थे, मतलब हम जब भी किसी सेल का पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे ना, तो हम ये बोलेंगे कि इस सेल का सेल पोटेंशियल है ये। पर अगर कोई सेल मैंने अभी अभी बनाया है और उसमें मैंने कभी एक बार भी मैंने उसको कभी कनेक्ट नहीं किया वायर से, और अभी उसमें कभी रिएक्शन हुई नहीं और कभी करंट पास हुआ ही नहीं अभी तक उसमें, और मैंने फर्स्ट टाइम उसको कनेक्ट किया है और उसमें जस्ट अभी करंट फ्लो हुआ ही है पहली बार, मतलब फर्स्ट टाइम जब मेजर करते हैं ना हम सेल पोटेंशियल को, तो फर्स्ट टाइम वाले सेल पोटेंशियल को हम क्या बोल देते हैं? EMF यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोल देते हैं। यदि सेल से कोई धारा नहीं खींची जाती है, यदि अभी तक उस सेल में से कोई भी धारा या फिर कोई भी करंट फ्लो नहीं करवाया गया है, तो जो सेल विभव है उसको हम क्या बोल देंगे? EMF बोल देंगे। फिर एक बार उसमें करंट फ्लो हो गया, उसके बाद जो है वो पोटेंशियल की वैल्यू थोड़ी डाउन चली जाती है बच्चों। इसलिए हम जब मेजर करते हैं ना, तो फ्रेश सेल का EMF मेजर करते हैं हमेशा, अगर हमें मेजर करना है तो। ठीक है, फिर उसके बाद क्योंकि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यूज जो है वो थोड़ी डाउन जाने लग जाती है, क्योंकि जो हमारी रिएक्शंस होती है वो थोड़ी कम होने लग जाती है इस वजह से। तो अब देखो क्या फॉर्मूला था हमारे पास में, ई सेल निकालने का क्या फॉर्मूला था? ई कैथोड माइनस ई एनोड। डेनियल सेल की जब हम बात कर रहे थे, तो ई कैथोड पे कौन था? ई कैथोड डेनियल सेल के लिए कौन था? ई कैथोड बोल दूं मैं, या फिर मैं बोल दूं कि ई कॉपर था। कैथोड वाली इलेक्ट्रोड डेनियल सेल में कॉपर थी। तो ई जो Cu वो 2+ से किस में जा रहा था? Cu में जा रहा था। यानी कि ये मेरा क्या हो गया? ई कैथोड, यानी कि मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ कि Cu 2+ से किस में जा रहा है? Cu माइनस ई एनोड की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ? ये लिख सकते हैं ना हम डेनियल सेल के लिए। तो ये फॉर्मूला मैंने किसके लिए लिख दिया? डेनियल सेल के लिए लिख दिया। अब हमें पता है, क्योंकि हमने SHE के साथ में कनेक्ट करके इसकी भी वैल्यू निकाल ली है, और हमने SHE के साथ में कनेक्ट करके इसकी भी वैल्यू निकाल ली है। अब हमको ओवरऑल डेनियल सेल का सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो इसकी वैल्यू कितनी निकाली थी हमने? 0.34 माइनस इसकी वैल्यू कितनी निकाली थी हमने? माइनस का 0.76। हालांकि होता इसमें ऑक्सीडेशन है, पर मैंने क्या कहा था, जब हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो हम कौन सी वाली वैल्यू पुट करेंगे? रिडक्शन पोटेंशियल की ही वैल्यू पुट करेंगे हमेशा। तो इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0.34 प्लस 0.76 विच इज इक्वल टू 1.1 वोल्ट। और यही था हमारा डेनियल सेल का सेल पोटेंशियल। और मैंने आप लोगों को कहा था कि हम डेनियल सेल का सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करके बताएंगे आप लोगों को। अभी तो 1.1 वोल्ट याद कर लो, डेनियल सेल में मैंने कहा था ना, तो अभी तो 1.1 वोल्ट याद रखो, हम इसको कैलकुलेट भी करेंगे। तो कैलकुलेट करके मैंने बता दिया है। समझ में आ गई ये कहानी? आगे बढ़े। अब हम बात करते हैं किसकी? रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल की। अब हम बात करते हैं हमारे नए टॉपिक की, क्या? रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल। रिप्रेजेंटेशन मतलब कोई भी जो सेल होता है ना हमारा, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक स्पेसिफिक वे में। कैसे? जैसे हम डेनियल सेल की बात करते हैं, दिस इज डेनियल सेल इन विच Zn and Cu इलेक्ट्रोड्स आर इमर्स्ड एंड इन देयर रिस्पेक्टिव सॉल्ट सॉल्यूशन। ये जो रिप्रेजेंटेशन किया गया है ना, ये डेनियल सेल के लिए किया गया है, जिसके अंदर क्या है, जो जिंक और कॉपर की इलेक्ट्रोड है वो अपने ही सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर डिप्ड है। उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? देखो एक बार मैं डेनियल सेल फटाफट से बना देती हूँ, है ना। यही था डेनियल सेल। जो जिंक था वो डिसोसिएट होकर के Zn2+ में कन्वर्ट हो रहा था, और इसमें ZnSO4 वाला Zn2+ और SO4 2- अपना अलग था। इसमें जो CuSO4 था, इसमें Cu2+ और SO4 2- था।
इन दोनों को हमने कनेक्ट कर दिया था, ये हमने सॉल्ट ब्रिज लगा दिया था, ये हमारा डैनियल सेल था। तो इसको इसका सेल रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करेंगे? हमेशा याद रखना, अभी मैंने तुम लोगों को क्या बोला कि ऑक्सीडेशन जिस तरफ हो रही होगी उसको हम लेफ्ट हैंड साइड में लिख देंगे, रिडक्शन जिस तरफ हो रहा होगा उस इक्वेशन को हम राइट हैंड साइड में लिख देंगे। ठीक है, मतलब एनोड को हमेशा हम लेफ्ट साइड में रिप्रेजेंट करेंगे और कैथोड को हम हमेशा राइट साइड में रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसमें भी वही हो रहा है, इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है यानी कि ये एनोड है। तो ऑक्सीडेशन जब हो रहा है इसका मतलब जो Zn है वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है। तो देखो सबसे पहले हम लिखते हैं ऑक्सीडेशन जैसे होता है, जैसे कि Zn है वो पहले किस में था, सॉलिड में था, अब वो किस में कन्वर्ट हो रहा है। अब जब वो कन्वर्ट हो रहा है ना तो यहाँ हम एक इस तरीके से पार्टीशन कर देंगे, किस में कन्वर्ट हो रहा है Zn2+ में, और वो कौन सी स्टेट है हमारी, एक्वस। तो ये मैंने ऑक्सीडेशन हाफ सेल को रिप्रेजेंट किया है अभी। अब बीच में क्या लगा है, सॉल्ट ब्रिज। तो सॉल्ट ब्रिज के लिए हम ऐसे डबल लाइन लगा देते हैं। डबल लाइन किसको रिप्रेजेंट करती है, सॉल्ट ब्रिज को। अब उधर कौन सी रिएक्शन आएगी, कैथोड वाली यानी कि रिडक्शन वाली। तो उसमें कौन था, उसमें था कॉपर, Cu2+, किस में था, एक्वस मीडियम में था, कन्वर्ट हो रहा था सॉलिड स्टेट में यानी कि Cu सॉलिड। तो इस तरीके से आपके सामने कभी कोई एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कि आपको सेल डायग्राम दे दिया जाता है और आपको बोल दिया जाता है इस सेल डायग्राम का सेल रिप्रेजेंटेशन दीजिए। तो अगर आपको सेल डायग्राम देख करके समझ आ रहा है कि इसमें एनोड कौन सा है और कैथोड कौन सा है, ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है, रिडक्शन कहाँ हो रहा है, तो आप लोग ईजिली ये सेल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं उसकी बात करूँ, आयरन और कॉपर वाले की बात करूँ, तो आयरन और कॉपर वाले में क्या कैसे रिप्रेजेंटेशन होगा सेल का, जहाँ पर Zn और Zn2+ लिख रखा है ना, वहाँ पर Fe और Fe2+ आ जाएगा बस, केवल यही होगा। अगर मैं हाइड्रोजन सेल की बात करूँ, अभी अपन ने वो देखा था, कॉपर और हाइड्रोजन वाली सेल को हमने कनेक्ट किया था, तो उसके अंदर कौन कैथोड था और कौन एनोड था, हाइड्रोजन वाली जो सेल थी वो कैथोड थी और कॉपर वाली जो सेल थी वो एनोड थी। तो उसके लिए सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, कॉपर वाली कौन थी, कॉपर और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, हाइड्रोजन, हाँ कॉपर वाली कैथोड थी और हाइड्रोजन वाली एनोड थी। तो उसके लिए रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। तो एनोड को हम लेफ्ट साइड में लिखेंगे, तो एनोड कौन था, हाइड्रोजन वाला था ना, तो उसके अंदर मतलब ऑब्वियसली ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन हो रहा होगा यानी कि जो हाइड्रोजन था वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा होगा। तो उसके लिए H2 गैस से किस में कन्वर्ट हो रहा है, 2H+ में, एक्वस। बीच में क्या था, सॉल्ट ब्रिज। अब कैथोड वाली रिएक्शन जो कि यही सेम थी कि Cu2+, एक्वस, Cu सॉलिड। तो ये रिप्रेजेंटेशन किसका हो गया, अभी जो हमने कॉपर और SHG को कनेक्ट किया था उस वाले सेल का रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो लिख सकते हो, सेल रिप्रेजेंट कर सकते हो इजीली। अब देखो, अब आती है क्या हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अभी तक हमने जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना सीखा है SHG के साथ में कनेक्ट कर करके, उसी बेसिस पर हमने क्या किया, जितने भी मेटल्स आप लोगों को इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखने को मिल रहे हैं ना, उस सीरीज में जितने भी मेटल्स हैं उन सभी मेटल्स की हमने एक इलेक्ट्रोड तैयार की। जितने भी मेटल्स थे सभी मेटल्स की हम लोगों ने क्या किया, इलेक्ट्रोड तैयार किया और उन इलेक्ट्रोड्स को हमने कनेक्ट कर करके सेल्स बनाए SHG के साथ में। जैसे मैंने जिंक के साथ में SHG को कनेक्ट किया, मैंने कॉपर के साथ में SHG को कनेक्ट किया, मैंने आयरन के साथ में SHG को कनेक्ट किया, मैंने सोडियम के साथ में SHG को कनेक्ट किया। तो ये कनेक्ट करने से हुआ क्या, मेरे पास में वो जो जितने भी मेटल की इलेक्ट्रोड्स थी उन सभी का क्या आ गया, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आ गया। और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो आया, किसी का कम आया किसी का ज़्यादा आया, तो मैंने उसको असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। अरेंज करने से मुझे क्या पता चला कि ये जितने भी मेटल्स हैं और इनके जितने भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स हैं, उनसे मुझे क्या पता चल रहा है, उनसे मुझे ये पता चल रहा है कि इनमें कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सा मेटल लेस रिएक्टिव है। हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ते हैं, ZnSO4+ Cu, तो ये रिएक्शन हो सकती है क्या,
Zn प्लस CuSO4 ये हो सकती है। ZnSO4 प्लस Cu अगर हम करेंगे तो रिएक्शन नहीं होगी क्योंकि कॉपर लेस रिएक्टिव है, वो Zn को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। पर अगर मैं Zn प्लस CuSO4 करूँ तो वो जिंक उस कॉपर को हटा देगा और खुद जिंक सल्फेट बना लेगा और कॉपर को रिलीज कर देगा वहाँ से। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो हम करते हैं वो किस बेसिस पर करते हैं? हमें कैसे पता चल रहा था कि जो जिंक था वो तो कॉपर को हटा सकता है पर कॉपर जिंक को नहीं हटा सकता? रिएक्टिविटी सीरीज से ही पता चल रहा था। और वो रिएक्टिविटी सीरीज कैसे बनाई गई थी? हमने अभी देखा था एसएचजी के साथ में कनेक्ट करके जो एक्सपेरिमेंट्स किए, उसी एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे वो रिएक्टिविटी हमने सीरीज बनाई थी। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या फिर मेटल रिएक्टिविटी सीरीज इसे बोला जाता है। ये एक वर्टिकल अरेंजमेंट होता है वेरियस इलेक्ट्रोड्स का, इंक्रीजिंग ऑर्डर या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर, दोनों में अलग अलग बुक्स में अलग अलग दिया गया है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स, मैंने क्या बोला? जितने भी इलेक्ट्रोड्स को हम एसएचजी के साथ में कनेक्ट कर रहे थे उन सबका हम कौन सा वाला पोटेंशियल निकाल रहे थे? रिडक्शन पोटेंशियल निकाल रहे थे। इसलिए इसने क्या बोल दिया कि हम जितनी भी इलेक्ट्रोड्स ले रहे हैं उन सभी का हमने रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट किया है और उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने लगा दिया है। अब मैंने सभी का रिडक्शन पोटेंशियल ही मेजर किया है। अगर मैं किसी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मेजर करती, किसी का रिडक्शन करती, तो मैं उसको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर पाती क्या? नहीं कर पाती। अगर मैं एक पर्टिकुलर फॉर्मेट लेकर के चलूंगी कि मैं सभी का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ही निकाल रही हूँ तो मैं इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर उसको अरेंज कर सकती हूँ। तो मैंने क्या किया? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मतलब क्या होता है? एक वर्टिकल अरेंजमेंट होता है जिसमें हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स निकालते हैं अलग अलग मेटल के और उनको असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज कर देते हैं। बाय IUPAC कन्वेंशन ई नॉट रेफर टू द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ई नॉट को हम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बोलते हैं। ये हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में भी देख लिया था। फिर ठीक है, तो अब देखें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कैसे दिखाई देती है। 10th क्लास में तो देखी होगी, नहीं देखी निशा? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखी है? दोबारा देख लो। इतनी बड़ी तो इतनी बड़ी होती है। इधर देखो, इसमें काम वाली चीज क्या है? इसमें काम की चीज है ना, तो हम लोगों को ना तो हमें ये वैल्यूज याद रखनी है ना हमें ये रिएक्शंस याद रखनी है। हमें याद रखना है केवल ये फॉर्मेट, ये ऑर्डर याद रखना है हमें। इस ऑर्डर से हमें क्या पता चलेगा? इस ऑर्डर से हमें ये पता चलेगा कि कौन सा मेटल लेस रिएक्टिव है, कौन सा मेटल मोर रिएक्टिव है, यानी कि कौन सा मेटल किस मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है। अभी मैंने बोला कि अगर मैं Zn प्लस CuSO4 को रिएक्ट करवाती हूँ तो जिंक इसको डिस्प्लेस कर देता है, ZnSO4 बना देता है प्लस Cu। अगर मैं वहीं Cu प्लस ZnSO4 ले लूँ तो वो कभी CuSO4 प्लस Zn नहीं बना सकता। यहाँ पर नो रिएक्शन ही लिखेंगे हम, क्योंकि जो कॉपर है वो इससे लेस रिएक्टिव है, इससे वीक है। और वो हमें किससे पता चल रहा है? इससे पता चल रहा है। इससे कैसे पता चल रहा है? देखो इधर वैल्यूज देखो आप लोग, कैलकुलेट की थी इनमें से कुछ की तो हमने। जिंक की देखो, ये रहा जिंक हमारा, कितनी वैल्यू कैलकुलेट की थी हमने? -0.76 दिख गई रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू। हालांकि आई तो प्लस की 0.76 थी, पर हमने उसको रिडक्शन में कन्वर्ट कर दिया क्योंकि यहाँ पर जितनी भी वैल्यूज लिखी हुई है ना वो सभी रिडक्शन पोटेंशियल की ही लिखी हुई है। कॉपर देखो, इसमें कॉपर कहाँ दिखेगा? ऑब्वियसली इससे नीचे ही दिखेगा। अलग अलग स्टेट पे होते हैं। Cu2 प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ये रहा, ये वाला नहीं है, ये वाला है। 0. इसमें वैल्यूज ऊपर नीचे हो रखी है बच्चों, 0.36 अप्रॉक्स होती है, इसमें वैल्यूज ऊपर नीचे हो रखी है। ठीक है, हमने पॉजिटिव 0.36 वैल्यू देखी थी। वैल्यूज हमको याद नहीं रखनी है क्योंकि जब भी क्वेश्चन आएगा ना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वगैरह पे तो आप लोगों को इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे दिया जाएगा, आप लोगों को तो सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, तो ये वैल्यूज आप लोगों को याद नहीं करनी है। वैल्यूज आप लोगों को केवल ये बता रही है कि हमने इस तरीके से इनको अरेंज कर दिया और उससे हमें ये पता चल रहा है कि ये जो नीचे वाले मेटल्स है ना ये लेस रिएक्टिव है, ये ऊपर वाले मेटल्स जो हैं ये ज़्यादा रिएक्टिव है।
तो ये जो ऊपर वाले मेटल्स दिखाई दे रहे हैं हमें, ये इनको डिस्प्लेस कर सकते हैं, पर ये वाले मेटल्स इनको डिस्प्लेस नहीं कर सकते। तो जिंक ऊपर था, यानी कि ये ज़्यादा रिएक्टिव है किससे, कॉपर से। तो जिंक जो है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है, पर कॉपर कभी भी जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो ऊपर एलिमेंट्स हमें दिखाई दे रहे हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव है कंपेयर अगर हम करें नीचे वाले मेटल्स से। तो ठीक है, इसका मतलब क्या है, देखो वैल्यू हमें क्या दे रखी है। अगर हम स्टार्ट करें, जैसे लिथियम है, इसकी वैल्यू हमें दे रखी है -3.045। -3.045 का मतलब क्या हुआ, इसकी एक्चुअल जो वैल्यू, ये रिडक्शन पोटेंशियल है। अगर मैं इसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू निकालूँ तो मैं इसको प्लस कर दूंगी, तो प्लस का 3.045, यानी कि इसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तो बहुत अच्छी आ रही है, और उतनी ही बुरी इसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू आ रही है, क्योंकि मैग्नीट्यूड ही तो सेम होता है, साइन ही तो अलग होता है। तो इसका मतलब ये है कि माइनस का 3.045 का मतलब ये हुआ कि जो लिथियम है ना, वो बहुत ही बुरी तरीके से रिडक्शन रिप्रेजेंट करता है, बहुत ही बुरा रिडक्शन करता है। तो इसका मतलब जो लिथियम है वो क्या अच्छा करेगा, ऑक्सीडेशन अच्छा करेगा। इसका मतलब जो लिथियम है वो क्या करेगा, ऑक्सीडेशन अच्छा करेगा। ये भी ऑक्सीडेशन अच्छा रिप्रेजेंट करेगा, ये भी ऑक्सीडेशन अच्छा रिप्रेजेंट करेगा, ये भी अच्छा ऑक्सीडेशन रिप्रेजेंट करेगा। पर मैंने क्या किया, इनकी वैल्यूज़ को नेगेटिव करके लिख दिया, क्योंकि हमको क्या करना था, हमको एक सीरीज़ बनानी थी जिसमें हम रिडक्शन पोटेंशियल ही लेकर के चल रहे थे। तो जब मैं डाउन द सीरीज़ जाती हूँ तो मुझे देखने को मिलता है कि रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो अब सही आ रहा है, यानी कि जो नीचे वाले मेटल्स हैं ना, वो ऊपर वाले मेटल्स की कंपैरिजन में अच्छा रिडक्शन कर रहे हैं। ऊपर वाले ऑक्सीडेशन अच्छा कर रहे हैं, नीचे वाले रिडक्शन अच्छा कर रहे हैं। यानी कि ऑक्सीडेशन का मतलब ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन्स अच्छे से निकाल पा रहे हैं, और नीचे वाले इलेक्ट्रॉन्स को गेन अच्छे से कर पा रहे हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन निकाल पाएगा अच्छे से वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा, जो इलेक्ट्रॉन को गेन कर पाएगा वो लेस रिएक्टिव होगा। जैसे हम जिंक और कॉपर को देख रहे थे, तो जिंक ऊपर रखा है हमारा, कॉपर हमारा नीचे रखा है, इसीलिए जो जिंक है वो इलेक्ट्रॉन को निकालता है, और जो कॉपर है वो इलेक्ट्रॉन को लेता है। ठीक है, तो अगर मैं ये समझाना चाहूँ कि अगर मैं ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ की बात करूँ, ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ का मतलब ऑक्सीडाइज कर देना किसी को, तो किसी को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स पता है क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट पता है क्या होते हैं, हाँ LIC एजेंट सुना है उसमें। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या फिर रिड्यूसिंग एजेंट, या फिर ऑक्सीडाइज, किसी को ऑक्सीडाइज करने की कैपेबिलिटी, किसी को रिड्यूस करने की कैपेबिलिटी। इसका मतलब ये है कि अगर जैसे जिंक है, उसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और कॉपर में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो जिंक में जब ऑक्सीडेशन हो रहा है तो जिंक क्या कर रहा है, अपने 2 इलेक्ट्रॉन को भेज रहा है, तभी कॉपर इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, तभी कॉपर रिडक्शन शो कर पा रहा है। यानी कि अगर ऑक्सीडेशन नहीं होता, यानी कि अगर जिंक मेरा इलेक्ट्रॉन नहीं निकालता तो रिडक्शन नहीं हो पाता। तो यानी कि रिडक्शन करवाने के लिए जितना अच्छा मेरे पास इधर ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, उतना ही अच्छा उधर रिडक्शन होगा। तो जो जिंक है वो ऑक्सीडेशन रिप्रेजेंट कर रहा है, और कॉपर रिडक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है जिंक की ही वजह से। तो जिंक क्या हुआ, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट हुआ। जिंक क्या हुआ, रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि वो रिड्यूस करवा रहा है कॉपर को। अगर जिंक इलेक्ट्रॉन नहीं देगा तो कॉपर रिड्यूस नहीं होगा, दैट्स वाई जो जिंक है वो क्या हुआ, रिड्यूसिंग एजेंट हुआ। उसी तरीके से अगर मैं कॉपर की बात करूं, अगर कॉपर इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा तो क्या जिंक इलेक्ट्रॉन निकाल पाएगा क्या, तो कॉपर क्या हुआ, कॉपर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ, क्योंकि वो ऑक्सीडेशन करवा रहा है इस तरीके से। तो ये क्या बोल रहा है कि जब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अप टू डाउन जाते हैं तो ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, किसी को ऑक्सीडाइज करने की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। क्यों बढ़ रही है, क्योंकि ये वाले लोग रिडक्शन अच्छा कर रहे हैं, रिडक्शन अच्छा कर रहे हैं, इसका मतलब ये ऑक्सीडाइज अच्छे से कर पाएंगे अपने बगल वाले मेटल को, ये ऑक्सीडाइज अच्छे से कर पाएंगे अपने बगल वाले मेटल को। इसलिए जब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अप टू डाउन जाते हैं तो ये जो ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, अगर मैं इसका उल्टा बोल दूं कि हम डाउन टू अप जाएंगे तो क्या होगा, तो रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ बढ़ेगी, क्योंकि ये लोग जो है वो अच्छा ऑक्सीडेशन रिप्रेजेंट करते हैं, ये अच्छा ऑक्सीडेशन करेंगे,
इसका मतलब सामने वाला अच्छे से रिड्यूस हो पाएगा। तो इसका मतलब ये खुद कौन हो गए, अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट हो गए जो अच्छा रिडक्शन करवा पा रहे हैं। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है बट एक दो बार इसको पढ़ोगे तो इजी हो जाएगा सब। ठीक है, अब हम देखते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो होती है उसकी एप्लीकेशन क्या होती है। काफ़ी आई थिंक आज के लिए इतना है ना, एप्लीकेशन अपन कल देखेंगे।